बिहार में आए दिनों शिक्षकों के साथ कई तरह की मुश्किलें होती है। आप देखते होंगे कि बिहार में शिक्षक हमेशा धरना प्रदर्शन अपनी मांगों के लिए करते रहते हैं। आखिर कितनी मुश्किलें उन लोगों के बीच है या नहीं है, या आने वाले समय में कितनी मुश्किलें होंगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं अभिराम शर्मा जी। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हम जानना भी चाहेंगे कि इन मुश्किलों को, शिक्षकों की मुश्किलों को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले इसके लिए मेरे साथ इंटरव्यू करें इसके लिए धन्यवाद। रह गई फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन पर। एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी व्यवस्था को परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा की स्थिति पूरे समाज में आज किस विस्फोटक स्थिति पर है, इसको कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। तीन भागों में एजुकेशन है: हायर एजुकेशन, मिडिल स्कूल एजुकेशन और हाई स्कूल एजुकेशन। हायर एजुकेशन केवल परीक्षा फॉर्म भरने का और परीक्षा लेने का संग्रहण केंद्र बन चुका है। अध्ययन अध्यापन बड़े बड़े पटना यूनिवर्सिटी से लेकर छोटा महाविद्यालय तक सभी का ठप हो चुकी है लगभग। इसलिए अब एजुकेशन की चर्चा पर बहुत प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। रहा जहाँ तक कि हायर एजुकेशन के बाद हाई स्कूल की बात, तो हाई स्कूल में शिक्षकों को शिक्षक शब्द का ही विलुप्त कर दिया गया है। जैसे ही शिक्षक रिटायर करते हैं और पद भी रिटायर हो जाता है, तो क्या यह जॉब है? तो यदि यह जॉब ही नहीं है, बिहार गवर्नमेंट का कर्मचारी ही नहीं शिक्षक हाई स्कूल में है, तो फिर शिक्षा का उम्मीद पालना उनसे बेईमानी होगी। शिक्षकों को चार भागों में बांट दिया गया। पहले शिक्षक, उसके बाद नियोजित शिक्षक, अतिथि शिक्षक। कैसा यह समाज है? सबका प्रश्न पत्र एक होता है और उनका सॉल्यूशन भी एक होता है। सबको एक ही सिलेबस पढ़ाना है, एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ता है और 3 रंग का वेतन मिलता है। कैसा उनके आत्मपीड़ा होती होगी, यह सोचने की बात है। तो किस तरह से आप चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था हो, किस तरह से शिक्षकों की समस्या न हो, लोग धरना प्रदर्शन न करें? शिक्षा को यदि किसी भी प्रदेश को यदि उन्नति की शिखर पर देखना है तो उसको शिक्षा से उसकी पैमाना माना जाता है। विकास के आधारभूत शिक्षा है। जैसे एक छोटा सा केरला स्टेट है, एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ। शिक्षा का स्तर नंबर 1 पर है तो वहाँ की गरीबी रेखा 0.70 है, और बिहार की शिक्षा का स्तर सबसे निचले पायदान पर है तो यहाँ की गरीबी रेखा 51.90 है। कौन है जिम्मेवार सर? इसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। इसलिए कि शिक्षा पर नहीं हम मतदान करके, कभी भी जब जनप्रतिनिधि चुनने की बारी आती है तो हम अपनी जाति पर, धर्म पर बिछाए हुए विरासत, जितने भी बिसात बिछाया जाता है उसमें हम आम जनता सभी लोग फंस जाते हैं। और क्यों शिक्षा की स्थिति हुई जिसके लिए जिम्मेवार व्यवस्था दोषी है। जब शिक्षक का कोई वेतनमान नहीं होगा, पहले भी हमारी शिक्षा की स्थिति 1960-65 के बिहार की देखिए, नंबर 1 पर स्टेट हुआ करता था, नंबर 2 पर रहता था। आज हमारा सबसे 28वां पोजीशन पर है। तो शिक्षक योग कब आएंगे? जब उनका वेतनमान निश्चित होगा, उनके बच्चे का भविष्य भी है, उनका वेतनमान होगा। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी स्केल वाले टीचर होंगे जो केंद्रीय वेतनमान, नवोदय विद्यालय के शिक्षक मिलते हैं, सभी का एक ही सिलेबस पढ़ाना होता है, तो एक वेतनमान होगा। और ये संविधान की किस धारा, किस अनुच्छेद से आया है नियोजित शब्द, आज तक मैं नहीं अभी तक समझ पाया हूँ कि अतिथि शब्द कहाँ से आ गया। उसी ढंग से हायर एजुकेशन में क्वेश्चन पेपर सब सेम रहता है। कितना? तो 80% उपस्थिति चाहिए, विद्यार्थी का 10% भी उपस्थिति नहीं है। सारी चीज व्यवस्था सरकार जान रहे, किसी पार्टी से मुझे नहीं लेना देना है, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि शिक्षा बचे तो कैसे बचे। तो सर, आज़ादी के बाद क्या ये व्यवस्था किसी भी राजनीतिक पार्टी ने चेंज नहीं किया? आज़ादी के बाद क्या इसी तरह की व्यवस्था अभी भी बनी हुई है? जैसा कि आप चाहते हैं जिस तरह की सुधार हो, तो ये कब होगा, या आपको लगता है कि होगा? बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह सत्य है कि आज तक बिहार के लिए शिक्षा की पॉलिसी नहीं बनी। यदि शिक्षा की पॉलिसी बन जाती तो यहाँ एक शिक्षक शब्द रहता और उसके अनुकूल काम होता। और अच्छे लोग जब तक शिक्षा में, हायर एजुकेशन का अच्छा वेतनमान रहेगा, हायर एजुकेशन के टीचर आएंगे,
पोस्ट से जो थी उनकी भविष्य निश्चित रहेगी, तो एजुकेशन हमारा अप होगा। और बिहार में मेधा की कमी नहीं। बिहार एक ऐसा राज्य था जहां विश्व के लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आज यहां से सारे लोग पलायन कर रहे हैं। इसका सबसे मूलभूत समस्या शिक्षा का अवमूल्यन है। अब शिक्षा के गिरने का कोई स्तर नहीं। प्राइमरी एजुकेशन खिचड़ी चोखा चटनी पापड़ में सिमट के रह रहा है। हाई स्कूल टिमटिमा रहे हैं जुगनू की तरह कि कब टीचर का वेतनमान मिलेगा। हायर एजुकेशन में 5 डिग्री कॉलेज में बीत रहित शब्द आया है। कभी सुने हैं कभी कि नेता बीत रहित होते हैं? नहीं। एमएल से हम शिक्षक को प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं मगध निर्वाचन क्षेत्र से, और कभी बीत रहित शिक्षक यदि हो सकता है तो उसका नेता बीत रहित क्यों नहीं हो सकता? 5 साल के लिए और 6 साल के लिए एमएल या एमएलसी का चुनाव होता है, वो नियोजित हैं। और शिक्षक 60 वर्ष के लिए चुनाव होता है और जो रेगुलर है वो नियोजित शब्द उनके लिए मिलता है। तो कैसा होगा शिक्षा? आप जो चुनाव लड़ रहे हैं सर, करीब 19,000 कुछ वोटर्स हैं, बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा क्षेत्र है। किस तरह से आप सामंजस्य बना रहे हैं, और जब आप जा रहे हैं तो लोगों का क्या कहना है, क्या कह रहे हैं आपसे, अपनी समस्या किस रूप में आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं उनको? 19,341 मतदाता हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मगध में, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और सभी जगह में अभी 2 डिस्ट्रिक्ट का मैं अपना परिभ्रमण पूरा कर चुका हूँ। सारी व्यथा पूर्व से परिचित भी हूँ, और सामने जब स्पॉट पर जाते हैं तो देखते हैं कि अब धरती फटे और उसमें समाने के अलावा शिक्षा का और कुछ रह नहीं गया। तो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक भाई हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनको एक ही साउंड में कि अपनी अधिकार की रक्षा खुद आपको करना होगा। सारे लोग एकजुट होइए और अपनी एक शिक्षक शब्द के लिए और बिहार की शिक्षा की पॉलिसी बनाने के लिए एकजुट हो। पानी की बौछार और डंडा खाने के लिए नहीं। आज देखे होंगे आप लोग, तो मीडिया के आदमी हैं, 1 सप्ताह पहले हमारे सी-टेट एस-टेट के भावी बिहार का जो जिनके कंधे पर शिक्षा का भार आने वाला था शिक्षक, उनको किस ढंग से रोड पर घसीट कर मारा गया। अब पीड़ा नहीं होती है, तो इस पीड़ा को तो संवेदना में बदलना पड़ेगा। और सबको एकजुट होकर सभी शिक्षक बंधु को बीत रहित बीत सहित और जितने नियोजित हों या अतिथि शिक्षक, सभी को मिलकर एक ही आवाज़ बिहार की शिक्षा को बचाओ, और उसके लिए बिहार के लिए शिक्षा की पॉलिसी लाओ, और उसमें शिक्षक शब्द रहने दो, उसे डिवाइड एंड रूल मत करो। देखिए कि बिहार की वही पुरानी गौरवशाली इतिहास शिक्षा के जगत में और आर्थिक पोजीशन पर भी हो जाएगा। आखिरी सवाल सर, आपके द्वारा पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे अभी देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। एकाएक आपको ऐसा क्या लगा कि आप इस पॉलिटिकल मूवमेंट में आ गए? क्या ये आपका मतलब एक भावना था सेवा करने का है, या मतलब आप सुधार चाहते हैं? किस स्तर तक सुधार चाहते हैं? मुझे आज 30 वर्षों से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ। सारी पीड़ाएं शिक्षक की क्या होती है, एक स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक मैं खोला, हायर एजुकेशन में बीएड कॉलेज खोला, लेकिन सब जगह के मिला जुला कर एक पीड़ा है कि शिक्षा जहाँ जाना चाहिए था वहाँ जा नहीं रहा। इसकी आवाज़ जब तक हाउस में नहीं उठेगी, जहाँ प्रभावशाली ढंग से इसके प्रतिनिधि, हम चुनाव दूसरे जगह भी लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, मैं नहीं चयन किया कि नहीं, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम व्यवस्था को परिवर्तन में और बिहार की सेवा भी कर सकता हूँ। इसलिए जहाँ हम जिस मुकाम पर पहुँचना था उधर पहुँच चुका हूँ। लेकिन बिहार की जो स्थिति है शिक्षा का, केवल जहानाबाद के नहीं, पूरे बिहार का, इसलिए उसमें मैं भी अपना कंधा लगाना चाहता हूँ कि इस कंधे से कंधे लगाकर बिहार की शिक्षा को बचाएं। तो बिहार की शिक्षा बचेगा तो बिहार का आने वाला भविष्य बचेगा, और बिहार हमारी तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होकर पूर्व की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। इसके लिए ही मैं कि शिक्षक की आवाज़ हाउस में बैठकर बनाऊं और शिक्षा की पॉलिसी के लिए लड़ूं, और शिक्षक शब्द केवल रहने दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। हमारे साथ थे अभिराम शर्मा जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से शिक्षा चौपट हो चुकी है बिहार में। आज़ादी के बाद किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आवाज़ तो भाषण में ज़रूर उठाया, लेकिन
संसद में, हाउस में आवाज़ नहीं उठी, जिसकी वजह से शिक्षा दिन ब दिन शिक्षा का स्तर गिरता ही जा रहा है। इसे सुधारने के लिए, इसे सही राह पर लाने के लिए ही ये संकल्पित हैं और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में हैं और निश्चित तौर पर जैसा कि भारी समर्थन भी इन्हें मिल रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।